डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th SST चैप्टर फर्स्ट। पिछले वीडियो में फ्रांस का रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था। उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विजन एंड टू द प्रिविलेज। एक मध्यम वर्ग का है ना उदय, और जो प्रिविलेज जो थे पुराने उसका है ना विनाश, मतलब उसको है ना समाप्ति। भूतकाल के अंदर जो किसान और जो वर्कर्स थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट्स के अंदर, जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था उसके अंदर है ना पार्टिसिपेटेड किया था, भाग लिया था। इंक्रीजिंग टैक्सेज के बढ़ते हुए, करों के बढ़ते हुए विरोध के कारण, एंड फूड स्केर्सली, और भोजन की है ना कमी के है ना विरोध के रूप में। लेकिन जो प्रोग्राम्स थे, जो उनके कार्यक्रम थे, वो फुल स्केल मेजर्स, उनको पूर्ण रूप से मेजर्स नहीं मिला था, मतलब समूह नहीं मिला था। दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जिससे है ना सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में है ना कोई बदलाव हो सके। और ये वो समूह थे जिन्होंने एक थर्ड एस्टेट, एक तीसरे एस्टेट को है ना जन्म दिया। हु हैड बिकम प्रॉस्पर्स, जो कि है ना बहुत ज़्यादा समृद्ध था, एंड हैड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़, जो है ना शिक्षा का जिनमें विकास हुआ और नए विचारों का है ना उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के अंदर जो सामाजिक ग्रुप थे, उसके अंदर एक मध्यम वर्ग का है ना जन्म हुआ, जिसने अपने वेल्थ, अपने है ना धन को कमाया थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवर ए सी स्टेट, मतलब अतिरिक्त अपने है ना व्यापार को बढ़ाते हुए, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, वस्तुओं के है ना निर्माण के लिए, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, जिसके अंदर ऊनी और रेशमी टेक्सटाइल्स का उदय हुआ, और एक्सपोर्टेड और बोट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के जो धनाढ्य लोग थे उनके द्वारा उनको ख़रीदा गया और है ना एक्सपोर्ट किया गया, उनका निर्यात किया गया। इसी के संबंधित जो मर्चेंट्स, व्यापारी थे, उन्होंने है ना मैन्युफैक्चरर्स थे जो निर्माणकर्ता, और जो थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस, तो वो तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्होंने है ना इस व्यवसाय को, जैसे लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, वकील थे, प्रशासन संबंधित अधिकारी थे, इन सबों ने है ना ये इस ग्रुप में जुड़ गए। और दीज वर एजुकेटेड, ये सारे लोग जो जुड़े थे ये एजुकेटेड थे, शिक्षित थे, और ये विश्वास करते थे कि समाज में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, जो जन्म से है ना जिसको सुरक्षित किया रखा जाए। रादर ए पर्सन्स सोशल पोजीशन, जिसके तहत एक व्यक्ति का जो सामाजिक स्थिति है वो उसके गुणों के हिसाब से उस पर निर्भर अवश्य होनी चाहिए। और ये जो विचार थे, उसने एक समाज को जन्म दिया और जो स्वतंत्रता के ऊपर आधारित था, समानता के ऊपर आधारित था कानूनी रूप से, एंड अपॉर्चुनिटी, और लोगों को ये अवसर भी प्रदान किए। वर पुट फॉरवर्ड बाई द फिलोसोफर्स, जैसा कि दार्शनिकों के जो दार्शनिक लोग थे उन्होंने इसको ना आगे फॉरवर्ड किया, जैसे जॉन लॉक थे, जीन जैक्स थे, रोस्यू था, उसने है ना अपने ट्रेनीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की पुस्तक में है ना बताया कि लॉक इज सॉफ्ट टू रेफ्यूट द डॉक्ट्रिन, और अपनी इस डॉक्ट्रिन के अंदर, अपनी आत्मकथाओं के अंदर, अपने व्रतचित्रों के अंदर डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट और द मोनार्च, और सम्राट के क्या अधिकार हों उनके बारे में बताया। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर अपना, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। लुईस 16 जो था, जो लुईस 16वां था, उसने टैक्सेजों को बढ़ा दिया था। उसके कारण के तहत आपने ना पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि कैसे उसने टैक्सों को बढ़ाया। तो अब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि डूइंग दिस, कि इसका परिणाम क्या हुआ,
फ्रांस के अंदर ओल्ड जो राइम थे, उनका जो मोनार्च जो शासक थे, वो कभी भी इम्पोज टैक्सेज अकॉर्डिंग टू ऑलेज एलोन, वो अकेले ही इस टैक्सों को इम्पोज करने की यानी पावर नहीं रखते थे। पुराने जो थे शासक कि वो खुद अकेले ही किसी टैक्स को बढ़ा दें, ऐसी उनमें शक्ति नहीं थी। फिर भी वो किसी भी टैक्स को या किसी भी नियम को लागू करने से पहले वो एक मीटिंग बुलाया करते थे, जिसमें एस्टेट जनरल हुआ करते थे, और वो एक प्रस्ताव रखते थे फॉर न्यू टैक्सेज, और उस पर न्यू टैक्सेज पर है ना वो बात करते थे और उसको लागू करते थे। ये जो एस्टेट जनरल थे, ये पॉलिटिकल बॉडी हुआ करते थे, राजनीतिक रूप से ना जुड़े हुए व्यक्ति हुआ करते थे। और इस प्रकार से 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इस प्रकार तीनों स्टेटों से अपने अपने प्रतिनिधियों को है बुलाया जाता था, भेजा जाता था। और मोनार्च एलोन कुड डिसाइड, केवल सम्राट अकेला ही इस बात को निश्चय कर सकता था कि भाई इस बॉडी की यानी मीटिंग कब होनी चाहिए। और लास्ट टाइम पिछले समय ये 1614 के अंदर है ना ये मीटिंग चालू हुई थी। 5 मई 1789, 5 मई 1789 को लुई जो 16 था उसने यानी असेंबली बुलाई एस्टेट जनरल की और न्यू टैक्सेज पर, और एक रेस्प्लेंडेंट हॉल के अंदर, एक शानदार हॉल के अंदर जो वर्साइल के अंदर था, जिसमें होस्ट और डेलीगेट्स दोनों ही है ना जो प्रिपेयर किया गया था। सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट, पहले और सेकंड एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, जिसमें 300 प्रतिनिधि थे, उन्होंने फेसिंग ईच अदर टू साइड्स, उन्होंने एक दूसरे को है ना अभिवादन किया। 16 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट और 600 मेंबर्स जो है 600 मेंबर्स लगभग वो थर्ड स्टेट से लिए गए। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो प्रॉस्पेरस थे, समृद्धशाली थे, एजुकेटेड मेंबर्स थे, शिक्षित सदस्य थे। इस प्रकार 3 ग्रीवेंसेज और डिमांड्स, इस प्रकार से लगभग 14,000 लेटर्स इन मांगों के और इन ग्रीवेंसेज के उन लोगों के पास आए, विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम, जो अपने साथ लेकर के आए थे। जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के अंदर एस्टेट जनरल्स जो पास्ट के थे उन्होंने अपने सिद्धांत पर ईच एस्टेट हैड 1 वोट, कि भाई प्रत्येक स्टेट से ना 1 वोट जारी होगा। और इस समय लुई 16 ने लगातार ये इस बात के लिए दृढ़ निश्चय था कि सेम प्रैक्टिस की ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने वोटिंग नाउ बी कंडक्ट बाय द असेंबली एज ए होल, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक स्टेट से एक ही वोट नहीं, बल्कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको ना वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक सिद्धांत का है ना जन्म हुआ। और फिलोसोफर्स लाइक रोस्यू, और रोस्यू नाम के है ना दार्शनिक ने अपनी इस पुस्तक में द सोशल कॉन्टेक्ट के अंदर ये बताया कि व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो है ना इसके प्रोटेस्ट के सुरक्षा के अंदर थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो असेंबली से बाहर चले गए। नेक्स्ट अपना वो हेडिंग आता है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि फ्रांस है ना एक संवैधानिक मोनार्ची बन गया, शासन हो गया था। जो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राष्ट्रीय असेंबली थी इसने है ना एक संवैधानिक ड्राफ्ट तैयार किया, कंप्लीट किया 1791 के अंदर। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो इसका मुख्य कार्य था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, सम्राट की शक्तियों को कम करना था। और ये जो पावर्स थी इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द 1%, क्योंकि ये जो शक्तियाँ थी वो एक व्यक्ति के हाथों से संबंधित थी, इसलिए ना उन शक्तियों को ना कम करने
के लिए ये प्रस्ताव है ना लाया गया। नाउ सेपरेटेड, जिनको अलग अलग किया गया शक्तियों को, एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और भिन्न भिन्न संस्थाओं को जन्म दिया। द लेजिस्लेचर संवैधानिक, एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक, और जुडिशरी न्यायपालिका। तो कहने वाला संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायपालिका, इस प्रकार से है ना 3 संस्थाएं आई, अस्तित्व के अंदर आई। और दिस मेड फ्रांस, और इसने है ना फ्रांस को एक संवैधानिक मोनार्ची को है ना जन्म दिया, एक संवैधानिक राष्ट्र को जन्म दिया, शासन को जन्म दिया। ये इस फिगर के अंदर, फिगर जो 7 आपको दिखाया गया है, इसके अंदर के एक्सप्लेन ये हमें बताता है कि हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड, कि कैसे ही ये जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है ना काम करता था। इसके अंदर आप देख लीजिए, ये जुडिशरी है जिसमें जज हुआ करता था, ये वोट देता था वो। इसके अलावा ये बीच में एग्जीक्यूटिव में किंग आ जाता था सबसे बड़ा, फिर उसके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद में इसका कंट्रोल हुआ करता था लेजिस्लेचर, ये वीटो पावर भी होती थी इसके पास। नेशनल असेंबली 745 मेंबर्स की होती थी, और ये वोट दे करके इलेक्टर्स है ना कम से कम 50,000 से ना इलेक्टर्स थे जो इसको चुनते थे, इस नेशनल असेंबली को ये वोट देते थे। और ये एक्टिव सिटीजन्स हुआ करते थे, अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन के अंदर से 4 मिलियन के लोग हैं ना वो वोट देने का एक्टिव सिटीजन्स हुआ करते थे। ये पैसिव सिटीजन्स हुआ करते थे, और ये वीमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, और 25 से नीचे के हैं ये व्यक्ति होते थे, जिसमें औरतें और बच्चे और महिला वो आदमी हुआ करते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के अंदर अस्तित्व में आया, पावर में आया, और इसने ना कानून बनाए नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा के रूप में। और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इसको ना अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, इसलिए सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। तो नागरिकों ने इन्हें एक इलेक्टर्स के समूह के रूप में इसमें वोट किया था। हु इन टर्न द चूज द असेंबली, जिन्होंने इन्हें इस असेंबली को इन्हें चुना था। नॉट ऑल सिटीजन, इसमें सारे सिटीजन्स ने भाग नहीं लिया था। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स, केवल 25 वर्ष से की उम्र के जो लोग थे उन्होंने हु पेड टैक्सेस, जो है ना टैक्सेस दिया करते थे, इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ ए लेबर्स वेज, अपने मजदूरी की है ना पासमेक में से 3 दिन के कम से कम, ऐसे लोगों ने एक्टिव सिटीजन्स के रूप में माना गया था। और इस प्रकार देवर एंटाइटल्ड वोट, उनको है ना वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और जो रिमेनिंग मैन थे, जो छोटे हुए मैन